हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ मनमिता एकेडमी पर। तो हम लोग पिछले वीडियो में भूगोल कहीं डाले थे, अक्षांशीय और देशांतर रेखा। तो इस बार हम लोग जो डालेंगे, जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में भारत और कर्क रेखा। भारत से गुजरने वाली कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और भारत में एक नदी है जिसको कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, वह नदी के बारे में भी देखेंगे। और किसको कर्क रेखा कहते हैं, आप कितने राज्यों से होकर गुजरती है उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग बीपीएससी पर थोड़ा सा बात करते हैं। जो 70 वाला जो बीपीएससी हुआ है 70 बीपीएससी जो हुआ है उसमें जो पेपर लीक हुआ था बापू सभागार पटना में, तो उस सेंटर को तो पूर्ण रूप से आयोग ने रद्द कर दिया है। लेकिन बच्चे लोग अभी गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं। रात तक तो मैंने देखा है कि पूर्ण रूप से बीपीएससी कैंसिल नहीं किया गया था, लेकिन आज क्या हो सकता है, मैं रात को 10 बजे तक देख रहा था तो पूर्ण रूप से बीपीएससी को कैंसिल नहीं किया गया था। लेकिन ये लड़कों के साथ अन्याय है। कब से क्यों अन्याय है? क्योंकि पूर्ण रूप से बीपीएससी को क्या करना चाहिए था, कैंसिल करना चाहिए था। क्या पता बापू सभागार में ही सिर्फ थोड़े आउट हुए होंगे, कहीं और पर भी आउट हो गया हुआ, शायद अररिया शायद भी बोला जा रहा है, वीडियो माइक से दिखाया जा रहा है, तो कहीं और लीक हो गए होंगे। यदि जो लड़का एक्सपेक्ट किया होगा कि क्वेश्चन इतना ही तक ही होगा तो हम उतने तक अटेम्प्ट किए होंगे और हम सोचेंगे इतना से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, तो उतना तक अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, चलिए ठीक है। अब बापू सभागार वाला कि यदि क्वेश्चन टफ आता है तो उसका बैड लक, यदि हल्का आता है तो 12,500 लड़का को यदि हल्का आ जाता है तो लोग कट ऑफ बढ़ा देंगे, ये भी हो सकता है। चलिए बापू सभागार में छोड़ दीजिए, कहीं और वो क्वेश्चन आउट हो गया होगा तो हम लोग जो बनाने वाला होगा बच्चा तो इतना माइनस नहीं लेकर इतना चला होगा कितना में हम लोग को कट ऑफ पार कर जाएंगे, और जहाँ आउट हो गया होगा तो कट ऑफ बढ़ा देगा। इस कारण से बीपीएससी आयोग वाले को एक बार फिर से सोचना चाहिए और परीक्षा को पूर्ण रूप से कैंसिल करके फिर से एक बार परीक्षा अच्छे तरीके से। यार बिहार की इज्जत की बात है, साला बार बार कहता है कि बिहार में पेपर लीक हो जाता है। आप अपनी गरिमा को बनाइए, आयोग है, आयोग अपनी गरिमा को कम से कम बनाइए, इतना तो बनाइए कि बार बार पेपर इसका लीक ना हो जाए। 69 या 68वां या 67वां में से कोई एक उस समय भी एग्जाम देके लड़का निकला भागलपुर, उस समय मेरा सेंटर था, पता चला एग्जाम क्या हो गया, रद्द हो गया, वो तो तुरंत रद्द कर दिया गया था। लेकिन इसको भी पूर्ण रूप से रद्द कर दीजिए। सरकार प्लस आयोग को इतना डर फैला दीजिए, यदि कोई जो रद्द करता है उसको न्यूज, यदि कोई लीक करता है, पहले नंबर तो मैं बोलना चाहता हूँ बच्चा कोई पेपर लीक नहीं करता है, बच्चा में इतना हिम्मत नहीं है कि वो पेपर लीक करेगा। ये पेपर जो लीक होता है स्कूल से ही पेपर लीक होता है, क्योंकि बच्चा के पास तो पेपर आता है या सभी बच्चे को ढुका दिया जाता है, और नहीं तो जो सेटर होते होंगे वो लीक करते होंगे, जो सेटर होते होंगे। अब जैसे कोई सेटर होगा जो बच्चा को सेट किया होगा वो लीक करता होगा, चलिए मानते हैं। बाकी बिना स्कूल के मदद के नहीं कहा जाता है। यदि गांव में यदि भय चोरी होता है, यदि किसी का पीटर या सीडी चोरी होता है, तो बिना गांव का सीआईडी यानी गांव का आदमी मिले हुए चोरी कभी हो नहीं सकता है। उसी तरह से यदि पेपर लीक होता है तो पेपर से रिलेटेड आदमी जब तक नहीं मिलेगा तब तक पेपर लीक नहीं होगा। यदि किसी स्कूल से पेपर लीक होता है तो वहां का मास्टर चाहे प्रिंसिपल चाहे कोई भी एनीबॉडी कोई भी यदि जब तक नहीं मिलेगा जब तक पेपर लीक नहीं होगा। बच्चों को इतना हिम्मत नहीं है और उसमें इतना अति नहीं है, साहस है को पेपर लीक कर देगा। तो सरकार यदि चाहे तो उसको 1 मिनट या 1-2 घंटे में उसको सब सुधार सकती है। पेपर लीक करता है जिसको आप पकड़ के सीधे 10-20 साल तक जेल डाल दीजिए, पूरा बिहार के न्यूज रिपोर्टर के सामने लाके खड़ा कर दीजिए, बोले यही भाई साहब जो 17वीं बीपीएससी को आउट किए थे, इनको सीधा इनको सजा दीजिए, और जो उनका पढ़ाई लिखाई होगा उनको ऊपर से नीचे चौपट कर दीजिए, और जो कमाया होगा उसको भी सील कर दीजिए। फिर देखिए वो लोग क्या करेंगे, दोबारा कोई की हिम्मत नहीं होगा कि पेपर लीक करेगा, तो सरकार अंदर उसको भी छोड़ देता है। नियम के तरह ही ना करते हैं कि शासन के नियम की तरह उसको भी सजा दिलवा के जेल में उसको फास्ट ट्रैक करके उसको भी जेल भेजिए, फिर चलेगा पता। तो ऐसा होता नहीं है तो फिर पेपर लीक होगा, एक्शन सरकार कड़ा लेती नहीं है। तो
अच्छे से पेपर करवाइए। बच्चा को परीक्षा देने में जानते हैं कितना तकलीफ होता है। आप एक बार जाके परीक्षा दीजिए। सरकार आयोग में जो बैठे होंगे उनको तो पता होगा कि एक बच्चे को परीक्षा देने में कितना तकलीफ होगा। वो भी किसी दिन आईएएस जो बनता है ऐसे थोड़े बनता है, उनको पता होगा कि कितना कठिनाई करने के बाद एक आईएएस बनता है, एसडीएम बनता है, डीएसपी बनता है। इसी के 17 जो बीपीएससी हो, इसी में से कोई एसडीएम बनेगा, डीएसपी बनेगा, तो उसको पता होगा, उसको अररिया गया होगा, सेंटर किशनगंज गया होगा, उसका घर बक्सर होगा, उसका सेंटर किशनगंज अररिया गया होगा। जब भाई साहब को रात में ट्रेन पर जाना पड़ा होगा, स्टेशन पर सोना पड़ेगा, फिर उधर से आने के लिए ट्रेन में मारा मारी करना पड़ा होगा, सभी दुख दर्द उनको पता चलेगा। अब फिर वही जब बन जाएंगे, आयोग में आएंगे, जो शासन में आएंगे तो भूल जाते हैं। तो आयोग वाले को तो पता होता है कि एक बच्चे को कितना परेशानी झेलना पड़ता है। एक एग्जाम देने के लिए, एक बाथरूम करने के लिए यार 2 घंटा लाइन लगना पड़ता है। तो कम से कम इतना हम लोग को भरोसा तो दीजिए कि बच्चा जब एग्जाम दे के आए और अपना फोन खोले तो उसमें न्यूज चैनल पर न चलेगा आज 17वां बीपीएससी आउट का क्वेश्चन पेपर लीक। तो बच्चे को इतना भी मत तोड़ दीजिए कि जैसे निकलता है मोबाइल खोलता है पेपर लीक, बच्चा वहीं पर ही टूट जाता है और हदस जाता है। तो इतना तो हम लोग को भरोसा दीजिए कि पेपर लीक नहीं होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना काम है, सरकार को एग्जाम लेना काम है, आयोग को एग्जाम लेना काम है। अच्छा से लीजिए, हम लोग अच्छे से बच्चा की हर साल 1 साल मेहनत करता है परीक्षा के लिए, जी जान लगा के मेहनत करता है, फिर पता चलता है जैसी परीक्षा देके निकालता है पेपर लीक। उस समय उसका दिमाग कैसा होगा सोच सकते हैं। रात में ट्रेन में जाता है तो बगल में सोता है तो चोर समझता है, सलामवादी जैसा समझता है, कहता है जब नहीं सोतो सामान लेके भाग जाओगा। उसके सीट पर बैठेगा तो कहेगा कारे हटो नहीं, आप जाके कहीं और बैठो। इतना हम लोग के साथ किया जाता है बच्चों के साथ। कुछ बैठाता है, ज्यादातर हटवा ही देता है। फिर रात को जाइए तो स्टेशन पर सोइए ऐसा ठंडा में, फिर नीचे सुबह होता है तो बाथरूम के लिए मारा मारी, फिर सेक्टर पर जाने के लिए मारा मारी। तो इतना कष्ट होता है। कम से कम हम लोग को इतना दिलासा दिलाइए कि जब निकले तो कम से कम ये हल्ला ना हो कि पेपर लीक हो गया है। चलिए हम लोग देखते हैं भारत और कर्क रेखा। ये बोला भारत और कर्क रेखा। भारत और कर्क रेखा बोला विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है और 23.5 डिग्री उत्तर में वही क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यदि पूछा जाएगा कि कर्क रेखा भारत से कहां से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। कहां से? मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना राज्यों से? भारत के कुल 8 राज्य, भारत के 8 राज्यों से होकर क्या होता है? गुजरती है, जिनमें से गुजरात एक, दूसरा नाम ले लेते हैं सजा के मध्य प्रदेश, तीसरा ले लेते हैं राजस्थान, चौथा ले लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़, और पांचवा हम लोग ले लेते हैं झारखंड, छठा ले लेते हैं वेस्ट बंगाल, सातवां ले लेते हैं त्रिपुरा और 8वां ले लेते हैं मिजोरम। तो 8 वो राज्य है जिससे क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। सूर्य के जैसे 8 रेखा, इसको हम मित्र पर गमछा बिठाओ, इस पर से भी याद रख सकते हैं। इसको हम ABCD वाले सीरीज में रखेंगे या जैसे G के बाद हम लोग M, G M R C H, J, फिर W, फिर T, फिर यहाँ पर M। देखिए G से हम लोग याद रखेंगे गुजरात होता है,
एम से हम लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश होता है यानी एमपी, ठीक। आर से हम लोग याद रखेंगे राजस्थान होता है बाबू। छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़ याद रखेंगे, क्या बाबू, छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। जे से हम लोग झारखंड को याद रखेंगे और डब्ल्यू से हम लोग पश्चिम बंगाल को याद रखेंगे। इसको पश्चिम बंगाल को याद रखेंगे और टी से त्रिपुरा को याद रखेंगे। एम से मेघालय को याद रखेंगे, मेघालय को याद रखेंगे। एम से हम लोग किसको याद रखेंगे, मेघालय के। तो इस सीरीज को हम लोग याद रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्क रेखा याद रखेगा। GMRCH, JWTRM, ये याद रहेगा। जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, डब्ल्यू से पश्चिम बंगाल, टी आर से त्रिपुरा, एम से मेघालय। इतना हमारा एबीसीडी वाला भी सीरीज याद रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा कर्क रेखा याद रहेगा। कितना राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सूरज के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होती है, बढ़ती है। जब सूरज उत्तरायण में जाता है तो गोलार्ध की अवधि क्या होता है, बढ़ता है। 21 जून को उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। 21 जून उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है और जून के माह में कर्क रेखा उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या होता है, बढ़ने लगती है। जून के माह में उत्तर जाने पर कर्क रेखा क्या होता है, बढ़ने लगता है। और माही नदी को कर्क रेखा कितना बराबर भाग में बांटती है, 2 बराबर भागों में। एक भारत की नदी है क्या, माही नदी। तो माही नदी को कर्क रेखा 2 इक्वल भागों में, मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या होता है, बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसको हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। हुआ क्या कि हमारा यहाँ जो लाइन वाला क्वेश्चन था गिर गया, हमारा लैपटॉप क्या हो गया, बंद हो गया, तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। अब देखिए बोल रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला उड़ीसा गलत, दूसरा उत्तर प्रदेश गलत और तीसरा है बिहार झारखंड। ये हमारा उत्तर सही होगा। आंध्र प्रदेश गलत होगा। अब ये जो बिहार झारखंड दिया है, ये जो झारखंड अब तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, बिहार भी दिया हुआ है ब्रैकेट में झारखंड। जब उस समय था तो झारखंड जो था बिहार का ही भाग था, इसलिए यहाँ पर उत्तर जो होगा सही होगा। अब आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर ही जैसे उड़ीसा है, एक उड़ीसा, 2 यूपी, 3 में बिहार और 4 में झारखंड। यहाँ पर जो होगा कि किस राज्य से होकर गुजरता है, यहाँ पर इस सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। बिहार, यूपी और उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। तो यहाँ जब भी ऑप्शन आएगा झारखंड और बिहार अलग दिए हो जाएगा तो उत्तर सिर्फ क्या होगा, झारखंड होगा। लेकिन बिहार झारखंड रहेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों में से बिहार झारखंड को साथ लेकर मार लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है बाबू, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दी गए कूटों को सही करें। तो गुजरात से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है और झारखंड से गुजरता है। इसका सही होगा 1,
3 और 4। तो 1 3 4 कौन है? सी। इसका सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कर्क रेखा गुजरती है किन राज्यों से? मध्य प्रदेश सही है, त्रिपुरा सही है, मिजोरम सही है, इनमें से सही सभी है। तो सही इसका सही होगा, डी इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी सही होगा, इनमें से सभी। डी इसका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 क्या कह रहा कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू, जी से गुजरात, जी से गुजरात, जी के बाद फिर आ जाते हैं एम से मध्य प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश। चलिए आर से बाबू राजस्थान, फिर आर के बाद बाबू सी एच से छत्तीसगढ़, फिर बाबू जे से झारखंड, ठीक। फिर बाबू झारखंड के बाद आ जाएगा डब्ल्यू से पश्चिम बंगाल, डब्ल्यू से पश्चिम बंगाल, टी आर से त्रिपुरा, एम से बाबू मेघालय, एम से मेघालय। यानी जो 8 राज्य है उससे क्या होता है? कौन गुजरता है? ये गुजरता है। कौन सा राज्य गुजरता है बाबू? तो कर्क रेखा इन्हीं 8 राज्यों से होकर क्या होता है? गुजरता है। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग, और ये वाला सीरीज हमको याद रहना चाहिए, जी एम आर सी एच जे डब्ल्यू टी आर एम, बस इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? भारत का एक और राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। मतलब बोल रहा भारत का एक और राज्य, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वह कौन है? जम्मू कश्मीर गलत, बिहार गलत, हिमाचल प्रदेश गलत, झारखंड सही। देखिए यहाँ पर बिहार भी दे दिया और झारखंड भी दे दिया, तो हम लोग बिहार को काट दिए और झारखंड को क्या किए? सही किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब ये पूछ रहा है किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता, तो छत्तीसगढ़ से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, और किससे नहीं गुजरता? तो मणिपुर इसका सही उत्तर होगा, मणिपुर से नहीं गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्या कह रहा? निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकट दूरी पर स्थित है? बोला निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकट है? यदि गुजरात से गुजरता है तो उसका निकट जो शहर है वह क्या है? गांधीनगर। जो कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है तो वह गांधीनगर है, जो 23.5 डिग्री के नजदीक है। तो 23.5 डिग्री के नजदीक 23.5 डिग्री वाला रेखा को ही कर्क रेखा बोला जाता है। तो गांधीनगर क्या है? उस कर्क रेखा के नजदीक है। यहाँ निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में कोलकाता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तर जो है लगभग भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बाबू? कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मणिपुर है, जो भारत के कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्या कह रहा कि जून माह में निम्न स्थानों में से
कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है। बोला कि जून माह में निम्न में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, तो कहां पर ही होती है, तो दिल्ली होता है। कहां पर, दिल्ली में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 21 जून या जून माह में क्या होता है, सूर्य उत्तरायण में चला जाता है। उत्तरायण में चला जाता है, उत्तरायण में चला जाता है, तो दिन बड़ा होता है। बड़ा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है। तो कौन सा शहर सबसे कर्क रेखा का है, ये देखिए वाराणसी, इससे होकर नहीं गुजरता। अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ पर गांधीनगर है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो काट देंगे। हाँ, जबलपुर उज्जैन मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन कौन है इसका सही उत्तर, जबलपुर के नजदीक से होकर गुजरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा बाबू, कि निम्नलिखित में भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती। कौन है जो कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती, तो माही नदी को कर्क रेखा क्या करता है, दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाग करता है। तो ये जो कर्क रेखा से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थे उसको हम लोगों ने देख लिया। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यदि आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जैसे ही दबा दीजिएगा, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वो आपके चैनल पर चला जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जो इतिहास का रहेगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उसका हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ कल आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।